डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ गौरव त्रिपाठी। आज फिर से हम आए हैं लेकर के एक सीटेट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम इंग्लिश पेडागोजी को सॉल्व करेंगे। जो 15 क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, जिन जिन चीज़ों को ध्यान रखना है उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेरा दो पहले के वीडियोस हैं उनको देखना पड़ेगा। उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है और मैं लिंक उन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लास्ट में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो बड़ा ही आसान होता है सीटेट के पेपर को सॉल्व करना। इवन लैंग्वेज पेडागोजी क्या आप साइकोलॉजी करेंगे या मैथ्स से रिलेटेड या ईवीएस जो भी करेंगे, सब मोस्टली एक जैसा होता है। बस केवल ध्यान ये रखना किस पार्ट को आप कर रहे हो। लैंग्वेज कर रहे हो तो उसमें लैंग्वेज को हमें मेन वो रखना है अपने सेंटर में। ईवीएस कर रहे हो तो ईवीएस को रखना है। बस यही चीज़ें, बाकी सब टारगेट वही रहते हैं, एम वही रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं। 106 दैट इज़ द क्वेश्चन। 106 मीन्स यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट हो रही है। ये जो प्राइमरी लेवल का है, मीन्स फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन पेपर, जो कि जुलाई में 2019 जुलाई को कंडक्ट हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चंस आए थे। अब देखते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो, पहला क्वेश्चन है, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज़ इन द एरिया ऑफ पंजाब। सिंस ही डजंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया ही शुड। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है, एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है, मीन्स एक टीचर है जो हिंदी स्पीकिंग, मीन्स उसको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, वो हिंदी स्पीकिंग एरिया से है। टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज़ इन द एरिया ऑफ पंजाब। मीन्स एक हिंदी स्पीकिंग टीचर, वो पंजाब में उसकी पोस्टिंग होती है। सिंस ही डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, ओके, लोकल लैंग्वेज उसको नहीं पता है ऑफ दैट एरिया, मीन जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई है उस एरिया की लोकल लैंग्वेज उसको नहीं पता है, तो उसको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस पढ़ते हैं। चार ऑप्शंस में जो हमें सबसे अच्छा ऑप्शन लगेगा, जिसमें हमें बिल्कुल निगेटिविटी नहीं दिखेगी, उसको हमें सेलेक्ट करना है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र टू ए हिंदी स्पीकिंग एरिया, ये बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांसफ़र की तो बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि पोस्टिंग ही कराई जाती है सीटेट के बेस में सेंट्रल गवर्नमेंट में, डिफरेंट स्टेट्स में। तो वो तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हो हिंदी स्पीकिंग एरिया में। फिर मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी एज इट इज़ ए नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो यहाँ पे भी क्या है, चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं कि उनको मोटिवेट करना, द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी एज इट इज़ ए नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। चलो ठीक है, देखते हैं। फिर कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट, इसको भी ले लेते हैं। फिर यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। जैसा कि मैंने कहा है, हम क्या करते हैं कि जहाँ पे रिसोर्स की बात हो, जहाँ पे उसकी लोकल लैंग्वेज को यूज़ करना है, उसको एज ए रिसोर्स हमें लेना होता है। जहाँ पर भी बात सेकेंड लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज की बात आती है, तो हमने कई बार बताया है कि जो नेटिव लैंग्वेज है वो कभी भी बाधा नहीं बनती है, उसका हमें एज ए रिसोर्स यूज़ करना होता है। तो इसका जो ऑप्शन है, यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग, सबसे पॉजिटिव सेंटेंस यही है। इसमें क्या है, मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी एज इट इज़ ए नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कम्युनिटी को हिंदी के लिए लर्न हम इम्फेसिस नहीं कर सकते ना इतना ज़्यादा कि बेटा हिंदी सीखो हिंदी सीखो, तो हम इसको इतना ज़्यादा इम्फेसिस उस पर नहीं दिया जा सकता। और फिर केवल इंग्लिश में हम कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट इन इंग्लिश एट इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट। सो टीचर जो है उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि उसको वहाँ के लोकल डायलेक्ट्स नहीं पता है। तो इसमें प्रॉब्लम आएगी पढ़ाने में, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है। ठीक है, आगे वाला बढ़ते हैं। 107। हाँ, 107 में क्या है कि वाइल
डिज़ाइनिंग अ वर्किंग एक्टिविटी फॉर अ लैंग्वेज क्लास अ टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। मीन्स जब कोई वर्किंग एक्टिविटी को डिज़ाइन करते समय एक लैंग्वेज क्लास के टीचर को सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसमें भी हम पढ़ेंगे, जो हमें सबसे अच्छा ऑप्शन लगेगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। चलो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग। बहुत बढ़िया लग रहा है ऑप्शन पढ़ने में, क्योंकि हमने बार बार इस चीज़ को हम बताते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि सीटेट में क्या होता है कि हमें बच्चे को उसके इन्वायरमेंट से, बच्चे के उसके वातावरण से, बच्चे के उसके सराउंडिंग से कनेक्ट करना होता है। जो डे टू डे चीज़ें होती हैं उनसे उनको रिलेट करना होता है। एजुकेशन का भी मेन एम अब यही है। कई बार इसको मैंने हर वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन ये आ रहा है और कई बार रिपीट किया है। तो क्या है, चूजिंग ए टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीन्स एक उनके सराउंडिंग से कोई टॉपिक चूज़ करके उसको हमें डिज़ाइन करना, उसके लिए वर्क, तो उसको वो इफ़ेक्टिव तरीके से वो कर सकता है, प्लस उसको अपनी निजी ज़िंदगी या जो एक लाइफ है उससे कनेक्ट करके बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकता है। फिर और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम, चलो मतलब ऐसे नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं हमें। गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क। अब टास्क के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन ये तो बात ही नहीं करता है, ये सीटेट में बिल्कुल नहीं होता। इंस्ट्रक्शन देना, प्रैक्टिस कराना, उस पर अपना अंकुश जमाना, कंट्रोल करना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी वोकेबलरी रिक्वायर्ड फॉर, तो उसको प्रोवाइड कराना, ये क्या मतलब, ऑल द नेसेसरी वोकेबलरी रिक्वायर्ड, वोकेबलरी को ही प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे होता है उसको प्रोवाइड कराना एटमॉस्फेयर वैसा, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, तब तो ठीक है, लेकिन केवल नेसेसरी वोकेबलरी की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। असाइनिंग एन ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क, तो इसका भी कोई मतलब नहीं। बेस्ट क्या है, सबसे उसके जो सराउंडिंग है उससे रिलेटेड कोई टॉपिक चूज़ करके उससे हम एक कोई वर्किंग एक्टिविटी डिज़ाइन कर लेंगे, तो वो क्या होगा, कनेक्टिविटी विद हिज एनवायरनमेंट, विद हिज सराउंडिंग, दैट इज़। फिर उसके बाद 108 में हम देखते हैं क्या लिखा है भाई, क्या कह रहे हैं ये। इनका कहना है कि सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, सो द टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश इज इसेंशियल बिकॉज। मीन्स कुछ ऐसे बच्चे हैं डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, मीन्स वो कक्षा के बाहर जब जाते हैं तो इतना अच्छा वो एक्सपोज नहीं कर पाते हैं खुद को। डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, उसको इतना अच्छा एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, या कहो बेटर वे में उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं लैंग्वेज को। तो सो द टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश इज़ एसेंशियल बिकॉज, सो इसलिए क्या है कि एक टीचर की जो प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश है, मीन्स कितना प्रोफिशिएंट है टीचर, कितना सक्षम है वो बोलने में इंग्लिश को, तो ये क्यों आवश्यक है, इज़ इसेंशियल बिकॉज, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है द टीचर कैन गिव मोर टाइम टू ग्रामर ड्रिल्स। हमने हमेशा बताया है कि ग्रामर ड्रिल्स वगैरह ये बिल्कुल नहीं करनी है, ये प्रैक्टिस ड्रिल्स। हाँ, अगर कोई अप्रोच पूछते हैं कि जैसे कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, बाइलिंगुअल मेथड हो गया, तो अगर उस ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो हाँ उस अप्रोच में जो चीज़ होती है, अगर वहाँ पे अगर किसी में ड्रिल यूज़ होता है, किसी में प्रैक्टिस यूज होता है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे एजुकेशन की, क्योंकि अब एनसीएफ कहता है वो सारी अप्रोच पुरानी है, अब जो ये बात करता है ये मेनली कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पे बात करता है और मेन जो कम्युनिकेटिव प्रोसेस पे बात करता है और कॉग्निटिव थ्योरी पे बात की जाती है अब एजुकेशन में। इसलिए अब प्रैक्टिस, ड्रिल, मेमोराइज ये सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। फिर द टीचर कैन एडिट द एरर्स इन स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस, तो इसमें भी नहीं होगा उसकी एरर को एडिट कर देना, तो ये भी नहीं है। फिर द स्टूडेंट, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे प्रोफिशिएंसी की, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाता, क्योंकि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना।
फिर द स्टूडेंट्स में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। मीन्स बात कम्युनिकेशन की हो रही है। द स्टूडेंट्स में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। मीन्स स्टूडेंट को चाहिए पहले वो टीचर को सुने अच्छे तरीके से। स्टूडेंट में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। उसको सुन के फिर उसको प्रोसेस मीन्स उसको प्रोसेस में लें, उसके बाद वो कम्युनिकेट करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। चौथा भी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स कैन इमिटेट। चलो मान सकते हैं हम, इमिटेट तो खैर अच्छी चीज़ है, अगर टीचर को जैसा करता है उसको इमिटेट करना, नकल करना। लेकिन बात प्रैक्टिस और ड्रिल की आ गई, बस इसी ने काम ख़राब कर दिया। प्रैक्टिस और ड्रिल की जहाँ पे बात आती है, और स्टेटमेंट और सेंटेंस यूज्ड बाय द टीचर, उनको प्रैक्टिस करना नहीं, प्रैक्टिस नहीं करना, हमें उसको प्रोसेस में लेना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा प्रोसेस, टू लिसन फर्स्ट एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज। क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, एक्टिविटी होती है ना, तो हमें ये करना है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन जो है क्वेश्चन जो है 109, इसको हम देखते हैं। 109 में क्या कहता है क्वेश्चन, भाई पढ़ते हैं चलो, फिर उसके बाद देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज एमंग द स्टूडेंट। ओरल लैंग्वेज को कैसे डेवलप किया जाए, तो कौन सी ऐसी क्लासरूम प्रैक्टिस होगी जो हेल्प्स ए टीचर, जो एक शिक्षक को सहायता प्रदान करेगी बच्चों में या लर्नर में या स्टूडेंट में ओरल लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द टीचर। कोरस रीडिंग, कोरस क्या होता है, मीन जब हम किसी पोएम को पढ़ते हैं इन ए कोरस मैनर, ओके, दैट इज़ कॉल्ड कोरस रिसाइटेशन, इंडिविजुअल रिसाइटेशन ऑफ द पोएम आफ्टर मेमोराइजिंग इट। पहली बात तो रिसाइटेशन आ गया, दूसरा मेमोराइजिंग आ गया, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन एनी वन ऑफ देयर फेवरेट सीन्स, ओके। अब ये जैसे इसमें प्रैक्टिसाइजिंग आ गया, प्रैक्टिसिंग आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस की बात ही नहीं, मतलब हमें नहीं करना है ना। प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड। तो हमें इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैं बता रहा हूँ क्या है, तीसरा वाला है, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन एनी वन ऑफ देयर फेवरेट सीन। एक्चुअली क्या होता है कि रोल प्ले किस लिए होता है, हमें जैसे कोई एक प्ले मीन्स या कोई हम नावल है, स्टोरी है, उसमें हमने सबको किरदार दे दिए, रोल दे दिए। अब इन रोल को आप प्रेजेंट करो। अब रोल में डायलॉग्स भी होते हैं, और वो डायलॉग नेचुरल होते हैं, कैसे बोलना है, क्या करना है। तो इसमें क्या है कि ये सबसे बेस्ट वे है। हमें मेमोराइज नहीं कराना, हमें रिसाइटेशन नहीं करवाना है, हमें कोरस रीडिंग नहीं करवानी है। सबसे अच्छा क्या है भाई, हम अगर किसी से बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक लाइफ में अपना रोल ही तो प्ले कर रहे हैं, और उस रोल में हम कोई मेमोराइज चीज़ बोलेंगे, कोई किसी से हम कम्युनिकेट करेंगे जा कर के अभी, तो क्या हमारे पास कोरस रीडिंग पोएम पढ़ के जाएंगे हम, उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, जो हमसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे ना। तो रोल प्ले वही होता है, रोल प्ले में एक्चुअल में डायलॉग्स होते हैं, तो इससे क्या रियल सिचुएशन क्रिएट होती है, रियल इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, तो बच्चा अच्छी तरीके से सोचता है, जो है सीखता है हमेशा। इसीलिए क्या होता है कि अब सीबीएसई बोर्ड में ये रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, ये एक्टिविटी ज़रूर कराई जाती हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन। एक ऐसी क्लासरूम है कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्शन मीन्स जहाँ पर निर्माण होता है, मीन्स बच्चे को कंस्ट्रक्ट करना है उसकी लैंग्वेज को, उत्पाद, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट
क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन। तो ये जो है किस पे बेस्ड होती है भाई? ऐसी क्लास जिसमें कंस्ट्रक्टिविज़म की बात हो, ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि जब बच्चे आपस में ही डिस्कशन करते हैं, कोई टॉपिक ले लिया उस पर डिस्कस कर रहे हैं, पीयर इंटरेक्शन भी उनका हो रहा है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। भाई पढ़ने में तो ऑप्शन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, पीयर इंटरेक्शन भी हो रहा है, वो अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गई ना क्लास, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। तो ये तो अच्छी चीज़ है, प्रोडक्शन की ही बात हो रही है, तो ये ऑप्शन होगा। बाकी और हम देख ले रहे हैं, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्ड्स हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग डेवलपमेंट की कोई मतलब ही नहीं है, बाई हाथ ऑप्शन है ये। करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग एरर्स की भी कोई बात नहीं होती है, बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है। केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस, अब सिलेबस कंप्लीशन की तो बात ही नहीं होती, ये ऑप्शन तो हमेशा आता है, इसको तो काट ही दो, मतलब ये तीनों बिल्कुल नहीं होंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंट्रैक्शन। ओके, फिर हम उसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, एज ए लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। सपोज दैट अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं तो इन चारों में से कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें ग्रामर पढ़ाने के लिए, मीन्स एज ए लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर, आप ग्रामर पढ़ाना चाहते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी ऑप्शन हम पढ़ते हैं, चार ऑप्शन होते हैं, दो तो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, दो तो दूर से ही चमकते हैं कि ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, दो बचते हैं, उनमें से भी हमें अप्रोप्रिएट देखना होता है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखो, बड़ा ही आसान होता है सीटेट, कुछ भी नहीं है इसमें। और देखते हैं, पहला जैसे इन्होंने ऑप्शन मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, हमने बताया कभी भी मेमोराइजिंग तो करना नहीं है, तो अपने आप ही इसको काट दो। अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स, अब अगर बात ग्रामर की कर रहे हैं तो एज ए लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर, तो आप ग्रामर रूल्स को अवॉइड तो नहीं कर सकते हो। यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, बात यही है भैया फंक्शनल अप्रोच की। ओके, यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, क्योंकि हमें ग्रामर को भी रूल के साथ साथ क्या करना है, फंक्शनल अप्रोच सिखानी। फंक्शन मीन्स फंक्शन में लाना, एक्शन में लाना, कि कोई रूल है या कोई सेंटेंस है, उसका यूज़ क्या है, वो यूज़ कैसे होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे अपनी स्पीकिंग में। तो यही चीज़ें फंक्शनल अप्रोच की होती हैं। ओके, तो और ये भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये ओल्ड मेथड है, इसमें भी अब इसको नहीं माना जाता है। नहीं तो अब जैसे क्या है, ये जो दो ऑप्शन है ना, इनमें जो है कन्फ्यूज़न है थोड़ा। अब लोग इसको मारेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्यों इसको मारेंगे, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है ना ग्रामर, इसमें ग्रामर भी आ रहा है, या यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तुरंत से खटाक से इसी को टिक करो। नहीं, जैसा कि मैंने बताया है कि सीटेट हमेशा कंस्ट्रक्टिविज़म की बात करता है, उसमें हमें फंक्शन की बात करनी है, एक्शन की बात करनी है, इन्वायरमेंट की बात करनी है, एटमॉस्फेयर की बात करनी है, बच्चे को करके सिखाना है। बस ये जहाँ पे वर्ड्स ये सारे मिलते रहें, बस वही ऑप्शंस होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, यूजिंग फंक्शनल अप्रोच। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए टेक्स्ट बुक। अब इसको सही से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक हम लोग यूज करते हैं उसका इन स्टेटमेंट में कौन सा टेक्स्ट बुक के बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट है। पढ़ते हैं, इट इज़ ए प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर द सेशन, मीन्स पूरे सेशन के लिए इसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की प्लानिंग दी होती है। तो भाई ऐसा तो नहीं है, जैसे टेक्स्ट है उसमें चैप्टर दिए होते हैं, पूरी तो प्लानिंग नहीं दी, तो उसमें कहाँ दिया होता है कि ये फंक्शन अब करेंगे, ये स्पोर्ट क्विज, ये कंपटीशन होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी, तो ये सब कहाँ उसमें दिया होता है, उसमें केवल चैप्टर्स दिए रहते हैं, एक्सरसाइज दी रहती हैं, तो ये तो होना नहीं है।
अ टेक्स्ट बुक इज़ द फाइनल थिंग फॉर द टीचर, मतलब बेवकूफ़ी वाला सेंटेंस है भाई। ए टेक्स्ट बुक इज़ द फाइनल थिंग फॉर ए टीचर, एक टेक्स्ट बुक ही फाइनल होता, ऐसा क्यों? उसके अलावा भी और सी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस होते हैं, और भी मटेरियल होते हैं टेक्स्ट बुक के अलावा। रियलिया होता, कैसे भी और भी अलग तरीक़ों से चीज़ों को पढ़ाया जा सकता, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो टेक्स्ट बुक ही क्यों फाइनल हो गई? तो ये भी नहीं होगा। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन द करिकुलम। इट हेल्प्स, ये टेक्स्ट बुक जो है वो मदद करती है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको अचीव करने में, जो एक करिकुलम में बनाए जाते हैं। हाँ, थोड़ा मान सकते हैं इसको। फिर देखते हैं, द टेक्स्ट बुक्स आर द ओनली सोर्स टू इट, बस यहीं पे बात ख़राब हो गई। इन्होंने ओनली लिख दिया कि टेक्स्ट बुक ही एक ओनली एकमात्र सोर्स है पढ़ाई का, ऐसा क्यों है? बहुत सारी अदर भी चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक के अलावा भाई, केवल टेक्स्ट बुक ही क्यों ओनली सोर्स है? तो भैया हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। और सही बात है, जो बुक होती हैं, जो टेक्स्ट बुक होती हैं, वो केवल हमारी मदद करती हैं, जो करिकुलम चीज़ें, जो करिकुलम रहता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। सो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम, दैट इज करेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 113 है। अब ये देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी आ चुका है, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें है ये क्वेश्चन। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? और इन्होंने पूछा यहाँ पे, द पर्पज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज़ टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पज़ क्या होता है लैंग्वेज लर्निंग में? सबसे पहले हमने बताया था ना, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टेस्ट ये क्यों कराए जाते हैं? डायग्नोस्टिक मीन्स कमियाँ पहचानना, और रेमेडियल मीन्स उन कमियों को दूर करना। याद है ना ये चीज़? अगर पिछला वीडियो देखा है तो ज़रूर याद होगा, नहीं देखा है तो उसको देख लो जा करके, याद हो जाएगा, समझाया मैंने अच्छे से है। तो पहला ऑप्शन, गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स इन द पीटीएम। फीडबैक से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है इसमें। प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर प्लान करने का कोई मतलब नहीं है। नो द गैप्स गैप्स मीन्स वही कमियाँ। नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, लर्नर्स जो है, जो स्टूडेंट है, उसकी समझ में क्या गैप्स रह जाते हैं, उनको जानना, उनको समझना, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डायग्नोस्टिक टेस्ट का, जैसा कि मैंने बताया, कमियाँ पहचानना। करेक्ट ऑप्शन नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद आते हैं 114। अब 114 को देखते हैं क्या ये कह रहा है भाई। द पर्पज़ ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE, जो कि CBSE में चलता है, कि CCE क्या होती? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, हमेशा कंटिन्यूअस जो है वो चलता रहता है, इवेल्युएशन हम करते रहते हैं CCE को। सतत मूल्यांकन जिसे बोलते हैं, सतत और निरंतर मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो CCE का मतलब हम कई सारे टेस्ट लेते रहते हैं, कई एक्टिविटी कराते रहते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस जज करते रहते हैं, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि व्यापक होता है, कंटिन्यूअस होता है, निरंतर चलने वाला, अनकम्प्रिहेंसिव भी होता है, सारी चीज़ों की समझ रखने वाला, जिसमें सारी चीज़ें हम समझते हैं बच्चे के बारे में कि वो कितना सीख रहा है, उस इवेल्युएशन को CCE बोला जाता है। तो इसको देखते हैं। टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, ये भी देखा जाता है, क्योंकि भाई हम फॉर्मेटिव टेस्ट, समेटिव टेस्ट ये सब बनाते रहते हैं, यूनिट टेस्ट, तो उनमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। टू असेस देयर लर्निंग गैप्स, इसमें हाँ, टू असेस देयर लर्निंग गैप्स, बात असेस की आ रही है। अब लर्निंग गैप्स देखो, सतत और निरंतर मूल्यांकन से क्या होता है कि लर्निंग गैप्स का भी पता चलता रहता है। जैसे कि बच्चे, जब हम कॉपी करेक्शन करते हैं तो उसने क्या सीखा, कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है, फिर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना उसमें, तो ये भी हो जाता है। टू गिव रेगुलर टेस्ट, वीकली टेस्ट, ये भी इसका एक पार्ट है। टू असेस द लेवल ऑफ कम्पटेंसीज अचीव्ड बाय द चिल्ड्रेन, और उसने कौन सी कम्पटेंसीज पाई हैं, मतलब चिल्ड्रेन ने कौन सी कम्पटेंसीज, कौन सी क्षमताएं, किस चीज़ में वो योग्य है, तो ये सारी चीज़ें पता करना। तो अब इसमें सारे ऑप्शन हो गए। तो
इसमें कई सारे ऑप्शन है, या तो ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था। अब ये जो है पेपर में आया था तो इसमें इन्होंने सबको मार्क्स दिए थे। मीन्स ये जो क्वेश्चन था इसमें सबको मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि इसका कोई भी एक ऑप्शन ना हो करके सारे ऑप्शन सही हैं। हाँ, इसको थोड़ा मान सकते हैं डायग्नोस्टिक का है, बट 3 ऑप्शंस ये बिल्कुल ही सही हैं जो कि CCE में होते हैं। तो इस पे सबको नंबर मिले थे। चलो आगे देखते हैं। 115 ये तो रटने वाला क्वेश्चन है। अब एक या दो आते हैं रटने वाले। जैसे उन्होंने पूछ दिया, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। मतलब किस तरीके से रिपीटेड है, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आया था पिछले पेपर में कि मीन्स 2019 दिसंबर वाले में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लिश का अब स्टेटस इंडिया में क्या है। तो उसमें हमने कराया था ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहाँ पे इन्होंने पूछ दिया, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो रटने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343। ये मत कर देना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ओके, तो इसका क्या है पहला ऑप्शन। मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज दैट फर्स्ट। नाउ वी आर कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन 116। क्या कह रहे हैं ये, अ टीचर इज अप्रिसिएटिंग अ चाइल्ड फॉर हिज ओवरऑल लैंग्वेज यूज। टीचर इज अप्रिसिएटिंग अ चाइल्ड फॉर हिज ओवरऑल लैंग्वेज यूज के लिए वो चाइल्ड को अप्रिसिएट करता है। दो सम ऑफ द वर्ड्स वर मिसस्पेल्ड बाय हिम द टीचर इज यूजिंग। हालांकि उस बच्चे ने कुछ वर्ड्स को मिसस्पेल्ड किया है, मीन्स गलत तरीके से लिखा है, फिर भी वो ओवरऑल लैंग्वेज यूज़ के लिए उसको अप्रिसिएट करता है। तो ये कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जब बात हो रही है ओवरऑल लैंग्वेज यूज़ की, तो उसमें क्या होता है, केवल उसने वर्ड्स की स्पेलिंग गलत लिखी, मिस स्पेल्ड किया है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच भी हो गई, कम्युनिकेटिव भी हो गई, कंस्ट्रक्टिव भी हो गई, सारा कुछ आ गया। ये भी क्वेश्चन गया था फॉल्स में, मीन्स सबको एक नंबर इसमें मिला था। ओके, तो क्योंकि वो यहाँ पे कह रहे हैं ओवरऑल लैंग्वेज यूज ऑल्दो वो मिसस्पेल्ड करता है। तो ये फिर उसके बाद आते हैं हम 117 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। विच अप्रोच लेज ए लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। कौन सी ऐसी अप्रोच इनमें से है जो हैबिट फॉर्मेशन पे जोर देती, मीन्स आदत का निर्माण करना। तो आदत का निर्माण कैसे होता है भाई, ये तो इसमें ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, बाकी ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या होती है, इसमें बिहेवियर हम देखते हैं, मतलब हम किसी को देखते हैं वैसे ही हम भी करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बिहेवियर जो होता है उसमें एक आदत बन जाती है, हैबिट फॉर्मेशन। जैसे आपका उनका व्यवहार ऐसा, उनका बिहेवियर ऐसा है, तो वो क्या बताता है, कभी कभी आदत ही तो बताता है, उनका बिहेवियर ऐसा है, में उसकी आदत ऐसी है। तो ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच का ही हैबिट फॉर्मेशन पार्ट है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना। कॉग्निटिव में नॉलेज से होता है, कम्युनिकेटिव में हमें कम्युनिकेट करना होता है, हैबिट फॉर्मेशन नहीं होती। इक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है, ये कई बार ऑप्शन रिपीट हुआ तो मैं बता दूं इसको, क्योंकि ये क्या है कि इसमें जो टीचर होता है वो सारी अप्रोचेस को कंबाइन करके पढ़ाता है। उसमें कॉग्निटिव का भी वो यूज़ कर लेगा, कम्युनिकेटिव का भी यूज़ कर लेगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी यूज़ कर लेगा, डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर लेगा, स्ट्रक्चरल मेथड भी यूज़ कर लेगा, बाइलिंगुअल मेथड भी यूज़ कर लेगा। सारी अप्रोचेस को यूज़ करके ये भैया एक्लेक्टिक अप्रोच बनती है। ओके, तो फिर उसके बाद मीन्स इसका जो ऑप्शन है मैंने क्या बताया, करेक्ट, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच दैट इज। आगे चलो बढ़ते हैं 118। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मीन्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस मीन्स कई सारी बुद्धि ना, बहुबुद्धि सिद्धांत जैसे बोलते हैं,
मल्टीपल इंटेलिजेंस, कई तरीके की बुद्धि होना। कई जो मल्टीपल इंटेलिजेंस लड़का होता है उसको कहते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, मतलब गणित भी अच्छी तरीके से कर लेता है, साइंस में भी अच्छा होता है, हर सब्जेक्ट में वो अच्छा करता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, लेकिन अब इन्होंने बात कर दी लैंग्वेज की। मीन्स मल्टीपल इंटेलिजेंस है बट वो रिलेट लैंग्वेज से करनी चाहिए। विजुअल स्पैटियल होती नहीं है लैंग्वेज में। फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, अब सबसे अच्छा क्या है लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें लिंग्विस्टिक और वर्बल आ रहा है। फ्लुएंसी एक्यूरेसी भी होता है पार्ट लैंग्वेज का, लेकिन लिंग्विस्टिक और वर्बल की बात, वर्बल मीन्स बोलना और लिंग्विस्टिक मीन्स भाषाई ज्ञान होना। तो यही तो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। वोकेबलरी ग्रामर होता है लैंग्वेज का पार्ट, लेकिन जो मेन चीज़ है वो लिंग्विस्टिक वर्बल यहाँ पे मीन्स भाषाई ज्ञान होना, और वर्बल उसको कैसे बोलना है लाइफ में, कैसे उसको यूज़ करना है, दैट इज़। फ्लुएंसी का मतलब वो लैंग्वेज के बाद में आता है, पहले लैंग्वेज हमें पता होना चाहिए ना, फिर हमारे अंदर फ्लुएंसी आएगी, फिर हमारे अंदर एक्यूरेसी आएगी। वोकेबलरी भी वही, ग्रामर भी वही। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या लग रहा है, लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज से रिलेट कर रहा है। ओके, दैट इज़। चलो आगे देखते हैं, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मीन्स बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देना, मीन्स मदर टंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, ऐसा कौन सा मेथड है। मीन्स बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बिल्कुल ही मदर टंग को बैनिश कर देना, बैनिश मीन निकाल देना, मीन्स बिल्कुल ना यूज करना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। तो कई बार बताया कि ये डायरेक्ट मेथड में होता है। डायरेक्ट मेथड में जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश होती है, उसी में हम बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, उसी में सिखाते हैं, इसमें मदर टंग का कोई रोल नहीं होता है। मीन्स अगर इस तरीके के कोई सिद्धांत आते हैं, कोई अप्रोच आती है, तो उसमें हम वही चीज़ करेंगे जो उस सिद्धांत की होती है। लेकिन अगर ओवरऑल जनरल एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम बच्चे की एक्टिविटी और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें मदर टंग को एज ए रिसोर्स यूज करना होता है। वो बता चुका, मतलब क्वेश्चन डिफर करते हैं अलग अलग, वो किस सेंस में पूछा गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, जो कि बिल्कुल ही जैसा कि हमें पता है कई सारे मेथड होते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, बाइलिंगुअल मेथड होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं। जैसे बाइलिंगुअल में तो दोनों लैंग्वेज का यूज़ होता है, ग्रामर में क्या होता है मदर टंग का यूज़ होता है, नेचुरल क्या होता है बच्चा जैसे सीखता है उसकी नेचुरल अपनी लैंग्वेज में बात करता है। तो ये इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो गया, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। ओके, फिर आते हैं 120 पे। फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। जैसा कि हमने पहले बताया है कि मीनिंग, जब भी वर्ड कोई हो उसकी मीनिंग से जब भी बात हो तो वो क्या होता है, सीमेंटिक होता है। ये मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, पिछला वीडियो देखना, मैंने बताया था सीमेंटिक और सिंटैक्टिक क्या होता है। सीमेंटिक में वर्ड की मीनिंग, साइन और डिफरेंट टाइप के सिंबल यूज होते हैं, उनकी मीनिंग क्या, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, तो सीमेंटिक में ये चीज़ होती है। सिंटैक्स में हम रूल्स पढ़ते हैं। ओके, तो ये जो है बस यहीं पे हमारा सेशन ये समाप्त होता है। बाकी और भी वीडियोस जो पढ़े हैं अगर स्टार्टिंग से देखना है, मैंने अच्छे से बताया कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी, कैसे हमें पेपर को करना है, तो मेरे पिछले वीडियोस को देखिए और उसको समझिए, आराम से होगा सीटेट। ये केवल इंग्लिश पेडागोजी ही नहीं, हिंदी पेडागोजी भी ऐसे ही होगी, इवन साइको, ईवीएस और मैथ में भी जो पेडागोजी आती वो भी इसी तरीके से होती है। ठीक है, हम बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे। तो इसी के साथ चलो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद।